हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने बॉर्डर पर दागे गोले तो इंडियन आर्मी को दे दी गई खुली छूट। जी हां, भारतीय सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया गया है, जहां चाहे वहां। अब आतंकवादियों का होगा खात्मा अगर पाकिस्तानी सेना भी बीच में आई, आतंकवादियों को सपोर्ट किया तो फिर किसी की खैर नहीं। बताएंगे सबसे बड़ी खबर, किसने ये बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर बताएंगे पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हटा दिया भारत का झंडा। सोशल मीडिया पर बड़ा दावा बताएंगे क्यों किया इसने ऐसा। तो वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने चीन को दे दिया बड़ा झटका, BRI लोन से कर दिया इनकार। भारत को लेकर अब क्या होने वाली है नई नीति। तो वहीं बांग्लादेश में बड़ी सियासी हलचल, हसीना की सरकार गिराने वालों ने अब मोहम्मद यूनुस को दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा करते और मानते हैं कि भारत जब चाहे तब दुश्मनों की मौत की नींद सुला सकता है और निरंतर अपना भारत विकास कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने बॉर्डर पर दागे गोले तो इंडियन आर्मी को दे दी गई खुली छूट। क्या है भारतीय सेनाओं का एक्शन प्लान, भारत की मोदी सरकार का प्लान। दोस्तों, हाल ही में नियंत्रण रेखा पर यानी LOC पर पाकिस्तान से गोलीबारी और IED हमलों की घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि भारतीय सेना सीमा पर किसी भी स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सेना दुश्मन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस दौरान उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में कोई रुकावट नहीं आएगी। मनोज सिन्हा जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जब उनसे 11 फरवरी को जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से किए गए IED हमले के बारे में पूछा गया। इस हमले में एक कैप्टन सहित 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा राजौरी और पुंछ जिलों में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई, जिनमें 2 सैन्यकर्मी घायल हुए थे, जबकि पिछले सप्ताह एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में एक और सैन्यकर्मी घायल हुआ था। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं के चलते जम्मू कश्मीर के स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि सिन्हा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेना इस चुनौती का सामना पूरी मजबूती से कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में सुरक्षा बलों को अलग अलग आतंकी गतिविधियों के खिलाफ काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन और समर्थन के साथ साथ फ्री हैंड दे दिया है कि जैसे ही आतंकवादी दिखे, बिना सोचे समझे उनका खात्मा हो जाना चाहिए। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कैसे POK के क्षेत्र में हमास के आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने गठबंधन करके बड़ी मीटिंग की थी और भारत को दहलाने की साजिश रची थी। PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को धमकी दी थी, जिसके बाद अब भारत ने यह बड़ा एक्शन लेकर के पाकिस्तान को जीते जी मौत की नींद सुला दी है। दोस्तों, और अगर यही हरकतें रही पाकिस्तान के आर्मीज की और उनके आतंकवादियों की, तो इसको भारत रियलिटी में भी बदल देगा। आप किस पर जो भी राय हो, लेकिन ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी, भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ये तो रही सैनिकों के द्वारा आतंकवादियों के खात्मे की बात। तो वहीं अंदर अब पाकिस्तान में घुसकर अज्ञात तरीके से भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। सुबह की ही खबर में आपको हमने बताया था, जहां पर हाफिज सईद के साले को अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले के घर में कोहराम मचा कर रख दिया। जी हां, आतंक के आका पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के ठेकेदार खुद भी अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। इसका एक और उदाहरण सामने आ चुका है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद के साले मौलाना काशिफ अली को गोली मार दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग के प्रमुख मौलाना काशिफ अली का मर्डर हुआ है। सोमवार को स्वाबी स्थित उसके घर पर अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। जी हां, हालांकि किसने इसकी हत्या की वो नहीं पता, लेकिन जो भी है भारत के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है। जी हां, वहीं बता दें, पाकिस्तान की बड़ी शर्मनाक हरकत, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हटा दिया भारत का झंडा। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है बड़ा दावा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला जाएगा। 1996 के विश्व कप के बाद से पाकिस्तान पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। सुरक्षा कारणों की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान में अपने मैच नहीं खेलेंगी। टीम इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगी। इसी बीच एक और बड़ा विवाद सामने आया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कराची के नेशनल स्टेडियम का है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय ध्वज इसमें से गायब है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब विवाद शुरू हो चुका है। कई फैंस ने इस पर हैरानी जताई है। इसके पीछे का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि टीम इंडिया अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। इसी वजह से भारतीय झंडा नहीं
लगाया गया है पीसीबी की तरफ से। अभी तक इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत ने सबको चौंका कर रख दिया है, जबकि ये एक टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में जितने भी देश शामिल हैं, चाहे वो उस पर्टिकुलर देश में जाकर खेले या ना खेले, लेकिन भारत भी टूर्नामेंट का हिस्सा है। ऐसे में इस प्रकार से भारतीय झंडे को हटा देना, अगर आप भी मानते हैं कहीं से कहीं तक सही नहीं है और बड़ी ही शर्मनाक हरकत की है इस पाकिस्तान ने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरना चाहिए भारत को। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत पर अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने चीन को दे दिया बहुत बड़ा झटका। BRI लोन से कर दिया इनकार। दोस्तों, नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर सबसे बड़ा बयान देकर चीन को झटका दे दिया है। देउबा ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल BRI के तहत कोई लोन नहीं ले रहा है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब चीन ने नेपाल पर BRI के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लेने का दबाव बनाया था। देउबा ने कहा कि BRI सिर्फ नेपाल और चीन के बीच विकास कार्यों के लिए सहमति पत्र है। हम किसी भी देश से महंगा लोन लेने की स्थिति में नहीं है। ये बयान चीन की कर्ज देने वाली रणनीति पर सवाल खड़े करता है, जिससे अन्य देशों को भी सीख लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, नेपाल की विदेश मंत्री ने भारत के साथ संबंधों की सराहना की और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत और परियोजनाओं पर काम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात पर दुख जताया है कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को अब तक भारत से नई दिल्ली आने का निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ओली को भारत बुलाया जाता है तो ये हमारे रिश्तों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। ओमान के मस्कट शहर में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ मुलाकात के दौरान देउबा ने भारत नेपाल संबंधों पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से सार्थक बातचीत करने में सक्षम रहे हैं और हमारे रिश्ते सही दिशा में जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई, जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई है। जी हाँ, इस खबर ने वाकई में चीन को तो चौंका दिया है, लेकिन भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है कि भारत के लिए आज भी नेपाल के रिश्ते रोटी बेटी का है। आज भी रिश्ते संस्कृति के हैं। जी हाँ, और अभी भी हर तरीके से उम्मीद बची हुई है कि नेपाल भारत के लिए ही आगे भी कार्य करेगा। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और चीन के ऊपर नेपाल द्वारा लिया गया ये फैसला आप भी बेहतरीन मानते हैं तो सामने लाइक का बटन, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा लाइक का बटन, ताकि ये खबर भारत के दुश्मनों तक पहुंच सके और उन्हें करारा जवाब मिल सके। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में बढ़ी सियासी हलचल। शेख हसीना की सरकार गिराने वालों ने अब मोहम्मद यूनुस को ही दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय सियासी हलचल फिर से बढ़ गई है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने वाले छात्र आंदोलनकारी एक बार फिर उग्र होने के संकेत दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर BNP और छात्र आंदोलन से जुड़े नेता चुनाव टालने का इल्जाम लगा रहे हैं। BNP के महासचिव राहुल कबीर रिजावी ने कहा कि यूनुस सरकार जानकर चुनाव से बच रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। इसी बीच छात्र आंदोलन से जुड़ी पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो सड़कों पर जोरदार तरह से आंदोलन होगा। ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बेसुम में विरोधी छात्र आंदोलन के नेता सरजिस आलम ने अपने संगठन के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ उन्होंने राजनीति में उतरने की घोषणा भी कर दी है। नारायणगंज में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ या फिर देरी की गई तो एक और जन क्रांति देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने जनता से अपील की है कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना पार्टी के समर्थकों का क्लियरली कहना है कि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, यूनुस कार्यवाहक मंत्री बने हैं, तब से बांग्लादेश में विकास तो नहीं हुआ, विकास तो छोड़िए, डेवलपमेंट और ज्यादा नेगेटिव में चला गया है। ना कोई सड़कों का मरम्मत हो रहा है, ना कोई बिजली पानी पर ध्यान दे रहा है, ना किसी एजेंसी को बजट से फंडिंग मिल पा रही है ताकि वो देश में विकास कर सके। हर तरीके से विकास रुका हुआ है और इसी चीज से आज शेख हसीना के समर्थक तो छोड़िए, खालिदा जिया की पार्टी के लोग भी मोहम्मद यूनुस सरकार से खफा हो चुके हैं और उनको इस्तीफा दे देने तक की बातें कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यानी कि वो दिन अब दूर नहीं जब मोहम्मद यूनुस चुपचाप सत्ता छोड़कर वापस चले जाएंगे, हाथ में अपने उस नोबेल पुरस्कार को उठाते हुए। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस की ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि ना वो जवाब दे पा रहे हैं और मुंह छिपाते हुए घूमते नजर आ रहे
हैं ये जनाब अली। जी हाँ, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश में हाहाकार मचा है। लोग मोहम्मद यूनुस से पूछ रहे हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जी हाँ, हालात ये हो चुके हैं दोस्तों कि ना मशहूर अर्थशास्त्री से जवाब देते बन रहा है और ना ही उनके चेले चपाटी सिर उठाकर चल पा रहे हैं। हिंदुओं पर हमले होना तो आम बात हो चुकी है, लेकिन इस बार यहाँ सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, वही बता दें, केरल में लगाए गए इजराइल हमलों में मारे गए हमास के लीडर्स के पोस्टर्स मामले ने अब जाकर पकड़ा तूल। दोस्तों, केरल के पलक्काड से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ एक मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम में हमास के कई बड़े लीडर्स के पोस्टर और बैनर लोगों के हाथों में नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब जबरदस्त तूल पकड़ लिया है और अब बीजेपी भी इसको लेकर सरकार पर हावी होती नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पलक्काड के प्रसिद्ध मुस्लिम पीर तीर्थला की मजार पर उर्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सजे धजे हाथियों पर सवार कुछ युवकों ने हमास लीडर इस्माइल हानिया और याहिया सिनवर के पोस्टर दिखाए। इस विवाद के सामने आने के बाद बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि केरल में खुलेआम रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानकारी दे दे कि इजराइल ने इन दोनों हमास लीडर्स इस्माइल हानिया और याहिया सिनवर को अलग अलग ऑपरेशन के दौरान मौत के घाट उतार दिया था। गौरतलब है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग के दौरान साल 2023 के अंत में केरल में इजराइल के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम को हमास के एक नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया था। हालांकि इस विवाद के सामने आने के बाद अब तक पुलिस की ओर से कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। वाकई में इन लोगों की ये हरकत भारत के ही डेफिनेशन को बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखते हैं केंद्र की मोदी सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। दोस्तों, वहीं बता दें, चीनी सेना युद्ध के लिए फिट नहीं। जी हाँ, ड्रैगन पर सामने आई सनसनीखेज ये रिपोर्ट जिससे जंग के मैदान में बिखर जाएंगे जिनपिंग के सैनिक। दोस्तों, चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है और माना भी जाता है जिसके पास मजबूत आर्मी और आधुनिक हथियार है। चीन की आर्मी के बारे में इस धारणा को एक नई रिपोर्ट ने चुनौती दे दी है जो कहती है कि चीनी आर्मी तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ही नहीं। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी सरकार बने रहने के लिए फौज को बेहतर कर रही है, ना कि सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में मौका आने पर युद्ध के मैदान में चीनी फौज को मुश्किल हो सकती है। CNN के मुताबिक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट्स कहती है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेना को मजबूत तो करने का मकसद सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना है, ना कि किसी बाहरी दुश्मन से लड़ना। रिपोर्ट के लेखक टिमोथी थिक का तर्क है कि चीनी सेना PLA का ध्यान शी जिनपिंग और CCP शासन को बनाए रखने पर है। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण ही CCP शासन की अपील और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, तो वहीं हीथ ने चीन के आधुनिक हथियारों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि सेनाएं अक्सर युद्ध में अपने उन्नत हथियारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में फेल होती है। उसका कहना है कि चीन की सेना युद्ध में अपने आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल में सफल रहेगी। इस पर बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा संदेह है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट ने चीन को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। वाकई में दोस्तों, आपने गलवान में हुई उस झड़प से भी इस रिपोर्ट को अगर आप कनेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि भारत ने उसके 40 से 44 सैनिकों को वन गो में मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं आपको बता दें, भाजपा के पलटवार से सियासी घमासान, चीन हमारा दुश्मन नहीं वाले बयान पर बुरे फंसे सैम पित्रोदा। दोस्तों, अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने बयान से देश की सियासत गर्माहट तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। साथ ही उन्होंने चीन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का भी दावा करते हुए कहा कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। पित्रोदा ने कहा कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और भारत का दृष्टिकोण हमेशा टकरावपूर्ण रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि देशों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, ना कि टकराव। भाजपा ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के लिए चीन से खतरे को कम करके आंका है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पित्रोदा की यह टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है और ये चीन के समर्थन में उनके नेताओं द्वारा किए गए बयानों से मेल खाती है। दोस्तों, पित्रोदा के इस बयान पर आप लोग क्या अपनी राय देना चाहेंगे? अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। वहीं बता दें, पश्चिमी एशियाई देशों से निकाले गए 170 पाकिस्तानी कहा दोबारा अगर तुम आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जी हाँ, पश्चिमी एशियाई देशों से सैकड़ों पाकिस्तानी निकाल दिए गए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों से पिछले 2 दिनों में लगभग 170 पाकिस्तानियों को निर्वासित किया गया, डिपोर्ट किया गया। रविवार को मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी सामने आई है। जियो न्यूज ने आवर्जन सूत्रों के हवाले से बताया कि सऊदी अधिकारियों ने भीख मांगने, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध रूप से रहने, नौकरी से भागने और अनुबंध संबंधित समझौतों का उल्लंघन करने में शामिल 94 पाकिस्तानियों को निर्वासित किया और कहा कि दोबारा आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। खबर के मुताबिक उनमें से कुछ को काली सूची में भी डाल दिया गया है, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों में अवैध गतिविधियों और अन्य उल्लंघनों के लिए
सजा काटने के बाद यूएई से 39 अन्य पाकिस्तानियों को निर्वासित किया गया। अन्य को ओमान, थाईलैंड, इराक, यूके, साइप्रस, इंडोनेशिया, मोरिटानिया, कतर और तंजानिया से निर्वासित किया गया। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर सिख युवकों को बिना पगड़ी किया डिपोर्ट तो भड़क गई एसजीपीसी। अमेरिका को दे डाली वार्निंग। दोस्तों, अमेरिका से अब तक 332 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। जब 15 फरवरी को दूसरा विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, उसमें से सिख उतरे। सिख युवक पगड़ी पहने हुए नहीं थे। एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई करते समय का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बोले तो एसजीपीसी ने इसको लेकर अमेरिका की निंदा की। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किए गए लोग बिना पगड़ी के ही फर्श पर बैठे हुए हैं। कांच के गेट से उन्हें देखा जा सकता है। एसजीपीसी ने कथित तौर पर सिख लोगों को सिख समुदाय की पहचान का प्रतीक पगड़ी पहनने की इजाजत न देने की अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय प्रवासियों के लिए लंगर और बस सेवा प्रदान करने के लिए लगाए गए एसजीपीसी पदाधिकारी ने सिख प्रवासियों को पकड़ी दी। 16 फरवरी को लाए गए अवैध प्रवासियों में से एक ने दावा किया है कि अमेरिका से भारत यात्रा के दौरान वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने चिंता जताई थी। इस पर एसजीपीसी महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर लाया गया था, जबकि वो आरोपी नहीं थे और सिख निर्वासित लोगों ने पगड़ी तक नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी जल्द ही इस मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाएगी। दोस्तों, तो वहीं ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।